आप सभी को नमस्कार। होप यू ऑल डूइंग प्रिटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम दोस्त। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी, बिहार एसआई और बीएसएससी, जो भी चैनल पे आपको वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं रिलेटेड टू साइंस, ये सिर्फ बेस्ट नहीं है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है। चीज़ों को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। बट यह मेहनत तब साकार होगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, ये टॉप लेवल का वीडियो है जो आपको यूट्यूब पे मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी हमने वीडियोस आपको प्रोवाइड किया है, लिंक नीचे होगा। प्लस जो हमसे जुड़े हुए हैं पेड बैच में, उनको डिटेल वीडियो भी पढ़ना है। प्लस जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए वीडियोस जो है लास्ट टाइम में रामबाण है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये बीपीएससी जो अभी 67th हुआ है उसमें ये क्वेश्चंस आया हुआ था। अब जो भी क्वेश्चंस इस टाइप के आएंगे या आ सकते हैं या आए हुए हैं, आपका कभी गलती नहीं होगा। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ बताया गया है, वो ये है कि तापमान और दाब की समान परिस्थिति में, ठीक है, विभिन्न गैसों के समान आयतन अंडर द सेम कंडीशन ऑफ ए टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए डिफरेंट गैस कंटेन इन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये कौन सा लो है? गैस के लो हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, एवोगाड्रो लो और गे लूसेक लो, ठीक है। तो जब हमने आपको पढ़ाया था, आपको बताया था कि ये है आपका एवोगाड्रो लो, ठीक है। आपको मैंने ट्रिक बताया था, पी वी टी। पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम और टी मतलब टेम्परेचर, दाब, आयतन और आपका टेम्परेचर, ठीक है। अब जो होगा, पहला याद रखना, अगर आपको पूछे बॉयल्स लो, बॉयल्स लो क्या होता है, और एन जो था यहाँ, एन क्या था आपका, मैंने आपको बताया था कि जो एन जो हम लोग लेते हैं, ये क्या लेते हैं, जो गैस का, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स को हम लोग यहाँ एन बोलते हैं। तो एन क्या है आपका? मॉलिक्यूल्स, जिसको आप लोग अणु बोलते हो, ठीक है, अणु। अब यहां ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं पूछूं बॉयल्स लो क्या बोलता है, तो बॉयल्स लो ये बोलता है आपका भी जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/p। बस ये तीन चीज आप याद रखना। तो बॉयल्स लो जहां क्या होता है आपका आयतन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका प्रेशर का, और यहाँ कांस्टेंट कौन होगा? जो एक बच गया है, तो टी यहाँ कांस्टेंट होगा। अब अगर आपको पूछे, ठीक है, कि किसी भी गैस में, गैस के लिए, कांस्टेंट गैस के लिए मतलब इतना अमाउंट, कुछ अमाउंट ऑफ आपको गैस दिया हुआ है जिसमें कि वॉल्यूम जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका प्रेशर का, तो ये कौन सा लो है? तो आप बोलोगे बॉयल्स लो। उसी प्रकार से चार्ल्स लो क्या होता है? पी भी का हमने बात किया, अब हम क्या बात करेंगे? भी का फिर से भी लिखेंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे टी। इस कंडीशन में क्या है? भी और टी है, तो कांस्टेंट कौन होगा? पी कांस्टेंट होगा। ये कौन सा लो है? तो ये बताता है आपका चार्ल्स लो। ये क्या बताता है? अगर डिफिनिट अमाउंट ऑफ आपको गैस दिया हुआ है तो क्या होता है, जो आयतन है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो टेम्परेचर उसमें लग रहा है। तो ये क्या होता है आपका? चार्ल्स लो। उसके बाद आता है आपका एवोगाड्रो लो। एवोगाड्रो लो क्या बोलता है? तो भी हम लोग यहाँ लिखते हैं, हमने सब चीज लिख दिया। अब यहाँ लिखते हैं डायरेक्टली एन, एन लिख दिया हमने यहाँ। तो अब क्या है? बी है, बचा कौन है? पी और टी। तो पी और टी जो रहता है यहाँ आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये क्या बोलता है? तो क्या बोलता है कि तापमान और दाब के समान परिस्थितियों में विभिन्न गैसों के समान आयतन पे जो समान संख्या अणु जो होता है वो डायरेक्टली इक्वल होता है। इसको आप इस तरीके से भी आप डिनोट कर सकते हो, V1/V2 इक्वल टू होगा N1/N2। तो याद रखिएगा ये होता है आपका एवोगाड्रो लो। बस आपको यही चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद होता है एक गे लूसेक लो। गे लूसेक लो क्या होता है? हमने क्या क्या बात किया? अब हमने यहाँ भी तीन भी का बात किया। अब जो हम लोग बात करेंगे गे लूसेक लो में, तो गे लूसेक लो में क्या होता है आपको बस इतना याद रखना है, पी टी, ठीक है। तो गे लूसेक में क्या होता है? पी जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है टेम्परेचर इस केस में। तो अगर एक गैस कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ आपको गैस दिया हुआ है, ठीक है, जिसका कुछ आयतन है, तो उसमें क्या होता है? पी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, किस लॉ के हिसाब से? गे लूसेक लॉ के हिसाब से। तो पी टी यहाँ आ गया, तो कांस्टेंट क्या होगा? सिंपल सी बात है, आपका भी जो होगा यहाँ आपका कांस्टेंट होगा। तो ये कुछ भी पूछा जाएगा, बॉयल्स लॉ पूछे, चार्ल्स लॉ पूछे, एवोगाड्रो लॉ पूछे, गे लूसेक लॉ पूछे, कोई भी एक उठा के दे देते हैं। अब आपका गलती नहीं होना चाहिए था। ये था आपका 67th बीपीएससी का क्वेश्चन, याद रहेगा। एक और याद रखिएगा, अगर आपको पूछे कि आइडियल गैस, ठीक है,
आइडियल गैस जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है या उसका इक्वेशन बोल सकते हैं, पी बी इक्वल टू होता है nRT। n आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या अणु जिसको बोलते हो, r जो है आपका यहाँ गैस कांस्टेंट है। तो कुछ भी पूछे अब याद रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ, ये केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से लोग क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, बट अब आप पूरे अच्छे तरीके से करके आओ। अब देखो, निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हमने आपको पहले भी करवाया। देखो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है, आपको ये समझना है क्योंकि आपको पता है जो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस गैसों का स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। स्ट्रेंजर मतलब हम लोग किसको बोलते हैं, जेनॉन को बोलते हैं। अब याद रखना ये जेनॉन जो है किस फैमिली को बिलोंग करता है, तो ये पीरियोडिक टेबल आपके घर में दीवार पे लगा होना चाहिए, आशा करता हूं आपने लगाया होगा। तो ये जो आपका ग्रुप है, आप पहला क्वेश्चन आपका बनेगा जो जेनॉन जो है, ठीक है, जेनॉन जिसको हम लोग स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो 18वां ग्रुप, याद रखना 18th ग्रुप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 18th ग्रुप जो होता है इसको हम लोग कौन सा ग्रुप बोलते हैं, तो नोबल गैस ग्रुप बोलते हैं या इनर्ट गैस ग्रुप बोलते हैं। इनर्ट मतलब आक्रिया गैस, जिसको आप लोग बोलते हैं इनर्ट गैस ग्रुप बोलते हैं। इसी को हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। तो कुछ भी बोले, जीरो ग्रुप बोलो, नोबल गैस ग्रुप बोले या इनर्ट आपका ग्रुप बोले, उसका मतलब क्या होता है, आपका 18वां ग्रुप। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हर एक एलिमेंट आपका इसका याद होना चाहिए। हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर के साथ। तो अगर इसका हम लोग बात करें, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए उस पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला तो आपने देखा, ठीक है, जेनॉन, ठीक है, किस ग्रुप में है, तो 18th ग्रुप में है, ये पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन, 18th ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनर्ट गैस ग्रुप बोलते हैं, नोबल गैस ग्रुप बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं, जिसको आप अक्रिय गैस बोलते हो। तो ये एक अक्रिय गैस है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है, कि यहां हमने बात किया जेनॉन का, ठीक है, जेनॉन का। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जो एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है, तो क्या बोलोगे, रेडॉन जो है आपका एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है। पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इससे और पूछा गया था रेडॉन से आसाम पीसीएस में, कि कौन सा ऐसा गैस है जिसका मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है जब अर्थक्वेक आता है, तो उसमें भी आप क्या मारोगे, रेडॉन मारोगे, ठीक है, याद रहेगा इतना चीज। चलिए अब देखो, कौन सा अक्रिय गैस नहीं मिलता है, तो रेडॉन, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। और कौन सा गैस का मात्रा बढ़ जाता है अर्थक्वेक के समय एटमॉस्फेयर में, तो रेडॉन। स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं, जेनॉन को, ठीक है। अब देखो हीलियम का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। हीलियम आपको पता होगा, हीलियम से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सी डाइवर होते हैं, सी डाइवर मतलब जो गोताखोर होते हैं, ठीक है, तो उनके पीछे एक सिलेंडर लगा होता है, तो उसमें कौन सा गैस होता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन प्लस हेलियम होता है। ये बहुत बार पूछा गया है। तो ऑक्सीजन प्लस हेलियम जो होता है, सी डाइवर जो होते हैं अपने पीछे लेके जाते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके ही हेलियम, जो सन जो होता है हमारा सन, उसमें हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है मिलके हेलियम बनाता है। ये भी चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ जो नियॉन है, ठीक है, नियॉन है, नियॉन याद रखिएगा। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है, वो ये पूछा जाता है कि जितने भी आपके एडवर्टाइजिंग बोर्ड देखते हो, ठीक है, बड़ा बड़ा बिल बोर्ड्स देखते हो, अगर न्यूयॉर्क सिटी का ने कभी आपने वीडियो देखा है, उसमें बड़ा बड़ा बोर्ड लगा होता है, तो वो जो चमकीला बोर्ड जो होता है उसमें बेसिकली कौन सा गैस यूज किया जाता है, तो याद रखना जितना भी एडवर्टाइजिंग, ये क्वेश्चन पूछा गया, एडवर्टाइजिंग बोर्ड जो लगा होता है इलेक्ट्रिक बोर्ड, उसमें आपका नियॉन ही यूज किया जाता है, याद रखिएगा, नियॉन। और याद रखिएगा ये जितना आप सामने देख रहे हो सब के सब अक्रिय गैस है, आपको सब चीज पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल प्लीज सामने रख के पढ़िए जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन में यहाँ आपको और बता देता हूँ कि कौन सा ऐसा गैस है, पूछा जाता है कि अच्छे मात्रा में, ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर में पाया जाता है अक्रिय गैस, कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है, ठीक है। तो आपको बोलना है कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है, तो आपको बोलना है 0.93% मिलता है, वो है आपका आर्गन। आर्गन से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी मिलता है, क्या है आपका, कि जो आपका ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट में पूछा जाता है कि कौन सा गैस होता है, तो एक होता है मार्करी वेपर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका आर्गन, ठीक है। तो ये आर्गन देखो, एक तो आपने ये समझा कि आर्गन जो होता है बेसिकली अच्छे मात्रा में पूछा गया है कि कौन सा अक्रिय गैस है जो अच्छे मात्रा में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, तो आर्गन। परसेंटेज भी पूछा गया 0.93% है, ठीक है। अब यहां देखना, यहां क्या होगा,
पूछा जाएगा कि जो आपका ट्यूबलाइट होता है, ठीक है, तो ट्यूबलाइट में कौन सा एलिमेंट मिलता है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे एक तो होता है आपका मार्करी और दूसरा होता है आपका क्या, दूसरा होता है आपका आर्गन। और आर्गन क्यों इंपॉर्टेंट है अगर पूछे, वो भी क्वेश्चन पूछा गया कि आर्गन क्यों डालते हैं, तो इसका दो कंडीशन होता है। पहला तो ये क्या होता है, आर्गन से क्या होता है कि जो टंगस्टन होता है, अगर ये बल्ब में भी आर्गन डाला जाता है, ठीक है, तो बल्ब में अगर आर्गन है तो जो उसका जो टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है, ठीक है, उसका लाइफ को ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है, लाइफ को ये इंक्रीज कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, क्या होता है उसमें, क्या करता है, लाइफ को इंक्रीज कर देता है उसके, ठीक है, तो इंक्रीज कर देना मतलब क्या, उसमें कोरिजन नहीं लगने देता। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, ठीक है, यहां से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, और परसेंटेज वाला जल्दी याद रखना, एकदम याद रखना, 0.93, 0.9 भी दिया होगा तो उसको ही मारोगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो देखिए क्लोरोफिल दिया हुआ है, मैग्नीशियम, तो ऊपर वाला का जो आंसर था आप समझ गए होंगे, जेनोन जो था उसका आंसर था, क्या पूछा गया था, स्ट्रेंजर गैस हमारा कौन है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, क्लोरोफिल, आपको पता है क्लोरोफिल के बारे में, मैग्नीशियम होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद हीमोग्लोबिन, देखो क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम, ठीक है, हेमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन, और आपका जो इंसुलिन जो होता है, ठीक है, इंसुलिन उसमें क्या होता है आपका जिंक। ये तीनों आपको एक साथ ही याद करके रखना है। आपको क्लोरोफिल बोले तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, हेमोग्लोबिन बोले तो हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, और इंसुलिन बोले तो इंसुलिन में आपका जिंक होता है। खाने का नमक में क्या होता है, आपको पता है, खाने के नमक में आपका सोडियम होता है, बट कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसमें आपका पोटासियम नहीं होता है, ठीक है, उसमें होता है आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। अब इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। पहला तो आप ये समझ गए, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लोरोफिल का, ठीक है। क्लोरोफिल याद रखिएगा, क्लोरोफिल जो है बेसिकली इसका काम क्या होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में आपका सन का जो रेज होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, ये जो आपका क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, किसके अंदर होता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट को ही हम लोग किचन ऑफ द सेल हम लोग कहते हैं, किसको, किचन ऑफ सेल जो है, ठीक है, किचन ऑफ सेल, किचन मतलब जो पाकघर जहां खाना बनाते हो, तो किचन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है। देखो याद रखना, प्लास्टिड ये भी पूछा गया है, तो मैं इसको थोड़ा डिटेलिंग कर देता हूँ, पूरा ही आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। पूछा गया था कि प्लास्टिड, याद रखना प्लास्टिक एक कोशिकांग है सेल ऑर्गेनेल से जो सिर्फ आपका प्लांट में मिलता है। इसका 3 भाग है, एक है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसको हम लोग किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, और इसी में आपका क्लोरोफिल होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका कौन सा, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरीन है जिसके कारण आपका जो पत्ता होता है इसमें एक पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। एक तो ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, प्लस ये सन को भी, सन का जो रेज होता है उसको भी ऑब्जर्व करता है। तो ग्रीन कलर को छोड़ के जितना भी कलर होगा, ठीक है, प्लांट में वो किसके कारण होगा, क्रोमोप्लास्ट के कारण। और एक जो आपका लास्ट में आता है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ल्यूकोप्लास्ट। अब ये ल्यूकोप्लास्ट क्या है, तो जितना भी पार्ट, प्लांट का जितना भी पार्ट, ठीक है, जहां रेज, सन का रेज नहीं पहुंच पाता है वो ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है, ठीक है। उस एरिया में क्या होता है, कलर लेस होता है वो। और याद रखिएगा फूड का जो स्टोर किया जाता है वो भी ल्यूकोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है। इतना चीज याद रखना, जो भी चीज मैंने यहां आपको बताया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हेमोग्लोबिन पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप याद रखोगे हेमोग्लोबिन, अगर मैं बोलता हूं, इस पे हम लोग आते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया, अगर मैं बोलता हूं कि आपका खून का कमी हो गया है, ठीक है, तो आपका किसका कमी हो गया है, हेमोग्लोबिन का कमी हो गया। दूसरा पॉइंट, हेमोग्लोबिन किसके अंदर होता है, तो आरबीसी के अंदर होता है, ठीक है, याद रखिए। अब आरबीसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन कौन ट्रांसफर करता है, तो आरबीसी करता है। आपके बॉडी में पूरा जो हार्मोन कौन ट्रांसफर करता है, मतलब सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में, तो आपका आरबीसी करता है, ठीक है, याद रहेगा। तीसरा चीज आप याद रखिएगा, जो आपका आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, इसका लाइफ टाइम पूछा जाता है कि कितना इसका लाइफ स्पेन होता है, तो 120 दिन का होता है। नेक्स्ट पूछा जाता है इसी से कि ये बनता कहाँ है, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों आपका कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो इसका जो
मरता कहाँ है, कहाँ जाके ये मरता है? बनता तो बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में, पर ये जाके मरता कहाँ है? तो आपको याद रखिएगा कहाँ जाके मरता है, स्प्लीन में, ठीक है, जिसको प्लीहा बोलते हो। और ये स्प्लीन को ही हम लोग, एक और क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, पूछा जाता है कि ब्लड बैंक, हमारे बॉडी का ब्लड बैंक किसको बोला जाता है? तो वो आपका स्प्लीहा या ब्लड बैंक, इसको ही बोला जाता है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन, ठीक है, हार्मोन। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा खून का जो लाल कलर है क्यों है? तो याद रखना वो हेमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है, याद रहेगा। और मैंने आपको करवाया था एक क्वेश्चन बीपीएससी में इस बार का ही है कि जो कौन, याद रखना, डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, अर्थवर्म, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थवर्म मतलब आपका चेला, ठीक है, बिहारी लैंग्वेज। चेला जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? आपका आरबीसी नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये अर्थवर्म, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये सेक्स अपना चेंज कर सकता है और एनेलिडा ग्रुप से बिलोंग करता है और इसको फार्मर फ्रेंड भी बोला जाता है। आरबीसी में एक चीज और याद रखिएगा, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, याद रखिएगा, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। इतना चीज याद रखोगे। और इसका लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 दिन का होता है, ठीक है। बोन मेरो, स्प्लीन, ब्लड बैंक, ठीक है, ये सब चीज याद रहेगा। अब अगर मैं बोलूं कि आपको खून की कमी हो गई, तो मैंने क्या बोला? आपका हेमोग्लोबिन का कमी हो गया, तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा आपको, ठीक है। और एनीमिया से अगर आपको सही रूप से उसको आपको ठीक करना है तो कौन सा विटामिन लेना पड़ता है? तो विटामिन B12 लेना पड़ता है। और यही विटामिन B12 में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोबाल्ट किस में होता है? तो विटामिन B12 में जो होता है आपका कोबाल्ट होता है। अब एक चीज ये समझना, मैं ये ऐसे ही नहीं लिख दिया हूं और सब में मैं ये चीज नहीं लिखूंगा, इससे क्वेश्चंस पूछे गए। तो आपको क्या समझ में आया कि ब्लड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कौन से सेक्शन से? तो इस सेक्शन से पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक दो सेक्शन से पूछे जाते हैं कि ब्लड जो थक्का जमना, वो सब आप समझ गए होंगे, ठीक है। खाने का नमक, सोडियम, सोडियम तो आपको पता है खाने का नमक में सोडियम होता है। अब कुछ दो तीन चीज यहाँ हम लोग बात करते हैं, जो कि आंसर तो इसका ये होगा क्योंकि ये गलत है। तो जो आपका कपड़ा धोने वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट और 10H2O। ये है आपका किसका? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। क्वेश्चन पूछा गया था इस बार ग्रुप डी में, ठीक है, याद रखिएगा। दो तरीके का आपका हार्डनेस होता है, मतलब पानी में दो तरीके का हार्डनेस मिलते हैं, कठोरता। एक होता है आपका टेम्परेरी हार्डनेस और एक होता है आपका परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस जो होता है वो क्यों होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट की वजह से, ठीक है, किसके? मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। और आपका जो परमानेंट का हार्डनेस जो होता है वो होता है आपका मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के, किसके? आपके, जैसे कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया, तो ये क्या हो गया? आपका टेम्परेरी हार्डनेस हो गया, ठीक है। इसको कैसे हटा सकते हो? तो बॉइलिंग ऑफ, सिर्फ पानी को बॉईल कर दोगे तो इस तरीके का कठोरता पानी से चला जाता है। एक होता है आपका परमानेंट हार्डनेस, इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम का आपका क्या होता है? इसमें आपका क्या होगा? सल्फेट होगा, ठीक है, और क्लोराइड होगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट हो, या आपका कैल्शियम सल्फेट हो, ठीक है, या मैग्नीशियम क्लोराइड हो या कैल्शियम क्लोराइड हो, तो इससे अगर ये चीज पानी में आ गया तो परमानेंट कठोरता आ जाएगा। और उसको अगर आपको हटाना है तब आपको वॉशिंग सोडा मिलाना होगा, तब आप अपना कपड़ा साफ करते हो, वो चीज भी आपको पता होगा, ठीक है, याद रहेगा। सब चीज क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये हो गया वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, ठीक है। और आपका बेकिंग सोडा खाने वाला का क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये भी याद रखना, NaHCO3, ठीक है, याद रखोगे। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। पोटासियम यहाँ लिखा हुआ है, चलो पोटासियम से याद रखना दो चीज। एक है पोटासियम, याद रखना ये जो आपका जो हार्ट होता है, कार्डियोवैस्कुलर जिसका बोला, कार्डियो वर्ड ही याद रखना, कार्डियो वर्ड मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड। तो हार्ट से रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज होते हैं उसमें ये बहुत कारगर होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। पोटासियम बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट डिजीज के लिए, ठीक है, याद रखोगे। और दो चीज मैंने आपको बताया, सोडियम प्लस पोटासियम, ठीक है, ये दो ऐसे मेटल है, ठीक है, जो कि आपको किरासन में रखे जाते हैं, याद रखना, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो याद रखना पहला ग्रुप। मैं फिर से बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, जब भी मैं कोई मेटल का बात करूँ, देखो यहाँ आ जाओगे, ठीक है, ये देखो, ये हो गया आपका सोडियम और ये हो गया आपका पोटासियम, इसको हम लोग बोलते हैं एल्केली मेटल, ठीक है। ऐसे ही नहीं टॉप करोगे, हर चीज आपको पता होना पड़ेगा, ठीक है। इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे बट एग्जाम के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में बदल देता है?
अब यहाँ जो भी बताऊंगा प्लीज़ इसको अच्छे से लिख लेना, क्योंकि यहाँ से दरोगा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बीएसएससी तो चलो इतने दिन के बाद हो रहा है, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में बदल देता है? ठीक है, क्या करता है? ग्लूकोज को इथेनॉल में बदल देता है। अब यहाँ ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ग्लूकोज सबसे छोटा यूनिट, ठीक है, ये क्या है? मोनोसेक्राइड है। क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटा यूनिट ये क्या है? मोनोसेक्राइड। सबसे छोटा यूनिट जो कार्बोहाइड्रेट का है वो क्या है? आपका मोनोसेक्राइड। ठीक है, याद रहेगा। सबसे ज़्यादा जो बॉडी में जो एनर्जी मिलती है किसके कारण मिलती है? 70% ऑफ द एनर्जी वो कार्बोहाइड्रेट के कारण ही मिलती है। दूसरा क्वेश्चन ये भी याद रखना है। ठीक है, ये क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेक्राइड है, सबसे छोटा यूनिट है। बीपीएससी का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ आप समझ गए ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसेक्राइड है जो कि सबसे छोटा यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का, याद रखिएगा। प्लस जो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, जो फोटो क्वेश्चंस पे भी आएंगे, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो प्राइमरी प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था 6CO2 प्लस 6H2O, यहाँ हम लोग लिखते हैं सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, क्या निकलता था हमारा? C6H12O6 प्लस O2, 6O2। तो हमने बताया था आपको, ठीक है, कि जो आपका ग्लूकोज यहाँ बन रहा है तो पूछा जाएगा कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, वो क्या होता है? आपका ग्लूकोज होता है। और ये इसमें ऑक्सीडेशन क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लिए तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? H2O का, वाटर का, और रिडक्शन किसका हो रहा है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। याद रहेगा ये सब? चलिए इतना याद रखना, समझ में आया? और पूछा जाता है कि अगर हमको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, एकदम जल्दी से एनर्जी चाहिए, तो हम लोग क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या? हम लोग ग्लूकोज लेते हैं। और फोटोसिंथेसिस से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने आपको बहुत बार बताया, उस पर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा कि अगर हमें क्या करना है, ग्लूकोज से अगर इथेनॉल हमें बनाना है, ठीक है, तो हमें क्या कौन सा एंजाइम लेना पड़ेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जाइमस। अब ध्यान से समझना, ग्लूकोज आपको एनर्जी देता है और इथेनॉल बहुत लोग हैं जिनको इथेनॉल भी एनर्जी देता है। अब पता है ये इथेनॉल क्या है? ये जो आप दारू पीते हो, जो वाइन है, ठीक है, मेनली जो एल्कोहल जिसको बोलते हो, ये वो पीने वाला एल्कोहल है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊड एल्कोहल, ठीक है, ऊड एल्कोहल। अब ये जो ऊड एल्कोहल होता है ये होता है आपका क्या? जहरीला एल्कोहल। इससे क्या होता है? लोग यही वाला पी लेते हैं, मर जाते हैं। मतलब बनाना होता है उनको इथेनॉल, बट बना लेते हैं वो मिथेनॉल। तो मिथेनॉल पी लेते हैं वो और उनका हो जाता है देहांत। तो जो मिथेनॉल है ये क्या होता है? आपको मिथेनॉल को पूछा गया है कि ऊड चारकोल किसको बोला जाता है? ऊड चारकोल बोला। ऊड एल्कोहल किसको बोला जाता है? तो मिथेनॉल को बोला जाता है, याद रखोगे। और अगर आपको बोले कि ग्रेन एल्कोहल मत, क्योंकि ये ग्रेन से बनता है, आपको एल्कोहल आपको पता है, आप चावल से भी बना सकते हो। तो ग्रेन एल्कोहल बोले या पीने वाला एल्कोहल बोले, ठीक है, या इथेनॉल बोले, तो ये सब क्या होता है? आपका पीने वाला एल्कोहल होता है। और ग्लूकोज से हम लोग एल्कोहल कैसे जाते हैं? तो जाइमस एंजाइम के थ्रू हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए, अगर इतना याद रहेगा तो बहुत है। उसके बाद हम लोग आते हैं, इसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अभी तो ये शुरुआत हुआ है ये क्वेश्चन का। अब ध्यान से देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा पूरा का पूरा। अभी देखिए, अब हम लोग आते हैं, आपका ये हो गया आपका जाइमस। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात, इसका तो आंसर हो गया आपका ये माल्टेज। अब माल्टेज क्या है? तो ये भी एक क्या है? एक इंजाइम से पाचन में हमारा हेल्प करता है, याद रखना। उस दिन मैंने आपको क्या करवाया था? इरिप्सिन। तो बताओ इरिप्सिन कहाँ बनता है हमारे बॉडी में? अब माल्टेज जो है ये क्या होता है? ये भी आपका छोटी आंत में बनता है और इसका काम क्या होता है? ये भी कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। कौन से कार्बोहाइड्रेट को? तो माल्टोस को। माल्टोस क्या है? डाइसैकेराइड है, ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा, इतना घबराना नहीं। माल्टोस को क्या करता है? आपका शुगर में चेंज कर देता है, सिंपल शुगर में चेंज कर देता है, मतलब ग्लूकोज में। तो ये भी माल्टेज का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। जाइमेज आप समझ गए यहाँ, ठीक है, समझ गए। चलो, और इसको, और ये जो एथेनॉल है, ठीक है, एथेनॉल है, इसको हम लोग इथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। इतने क्वेश्चन तो आप यहाँ से समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं जो दरोगा में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपका कभी गलती ना हो। मान लो मेरे पास ग्लूकोज है, मतलब C6H12
O6, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हम लोग खाएंगे तो फाइनली वो क्या होगा, हमारे बॉडी में जाएगा और कार्बोहाइड्रेट टूट टूट के जो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होगा जो एनर्जी देगा वो है आपका ग्लूकोज, ठीक है। तो ये ग्लूकोज जो है 1 मोल ग्लूकोज है यहाँ, ठीक है। अब ये 1 मोल ग्लूकोज है। अब क्या होगा इसका ग्लाइकोलाइसिस, पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये कहाँ होता है। तो आपको याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में जो होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस। और साइटोप्लाज्म पता होगा, कोशिका द्रव्य जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में होता है और इसको फिर से क्या होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस पूछा जाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में। और इसके बाद जब ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है ग्लूकोज का तो क्या बनता है, 2 यूनिट ऑफ पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और यही 2 मोल जो होता है आगे जब ये पहुंचता है आपका कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर आपका पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है आपका क्रैब साइकिल होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्रैब साइकिल कहाँ होता है, तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। और इसके बाद जो आपका प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है 6CO2 6H2O प्लस हमारा बॉडी जो एनर्जी यूज करती है ATP के फॉर्म में, ATP दैट इज 38 ATP प्रोड्यूस होता है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि जो एनर्जी कितना प्रोड्यूस हुआ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से, तो 38 ATP प्रोड्यूस हुआ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत बार बता चुके, ये रिएक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखोगे तो आप समझ गए, माल्टिस समझ गए, जाइमस समझ गए, ठीक है। उसके बाद आपने ये रिएक्शन समझा, बाकी आप जो भी याद रखना, ग्रेन एल्कोहल बोलेगा तो होता है एथेनॉल, और अगर आपको बोले कि वुड एल्कोहल बोले तो वो होता है मिथेनॉल। मिथेनॉल नहीं पीना है, इथेनॉल पीना है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं, ये चीज़ और बहुत सारी चीज़ें, बस ज़्यादा नहीं जाना है हमें। निम्नलिखित में से किस की मात्रा अम्ल वर्षा, आपको याद रखना है कि अम्ल वर्षा जो एसिड रेन होता है, कब आप बोलोगे कि एसिड रेन हो रहा है, मतलब कितना pH जाएगा तो आप बोलोगे कि एसिड रेन हो रहा है। तो आपको याद रखना है जब आपका 4 से 5 के बीच में pH होगा तब आपका क्या होगा, वो एक एसिड रेन होगा। दूसरा क्वेश्चन, एसिड रेन क्यों होता है, तो याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड के कारण एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण जो होता है आपका क्या होता है, आपका SO2 और NO2 के कारण जो होता है आपका क्या होता है, एसिड रेन जो होता है आपका होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, जब वाटर में इसका मात्रा आ जाता है SO2 और NO2 का तो एसिड रेन होता है। एसिड रेन कब होगा, जब आपका pH 4 से 5 हो जाएगा। pH का बात चला है, जल्दी जल्दी लिख लो। अगर मैं पूछूं नींबू का pH, एकदम एग्जाम वाला सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है, 2.4 होता है pH। यूरिन का आपका pH 6 होता है, ठीक है। आपका ब्लड का मैं बोलूं, चाहे आपका आंसू जो होता है कितना होता है, 7.4 होता है, रिवीजन करो, ठीक है। उसके बाद आपका गैस्ट्रिक जूस, ये भी पूछा गया था एक्सरसाइज में, नहीं ESI में, ठीक है। तो pH कितना होता है, 2.5 जो होता है आपका गैस्ट्रिक जूस, जो आपका पेट में अमाशय में जो बनता है, इतना याद रहेगा। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है, आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, ये है आपका H2SO4, ठीक है। ये क्या आपका सल्फरिक एसिड जो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना जो जो चीज़ मैं अब यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है, वो ये याद रखना है कि देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप याद रखोगे, ये हो गया H2SO4, ठीक है, H2SO4 हो गया आपका। तो क्या होता है ना, कभी कभी रिकॉर्डिंग करते हैं 1 घंटा रिकॉर्डिंग करना सडनली बंद हो जाता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा डर भी लगा रहता है, ठीक है। तो चीज़ें समझो कि आपके सामने जो चीज़ आ रही है उतना आसान जितना दिखता है वो चीज़ें होता नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये होगा निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो MnO3 HCl। HCl को क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्यूटेरिक एसिड, याद रखना ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड किसका नाम है, तो याद रखना HCl का। और H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल, याद रखना बहुत बार पूछा गया है, इसको ही हम लोग किंग ऑफ एसिड, ठीक है, किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। यही हमारा बैटरी में भी होता है, जो लीड एसिड बैटरी होता है उसमें भी यही रहता है, ठीक है। अब और क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं मैं इस स्लाइड से मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है।
अब जैसे मैंने बोला ऑयल ऑफ विट्रोल जो बोला जाता है इसको बोला जाता है। अब ध्यान से समझ लो, 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि ग्रीन विट्रोल किसको बोला जाता है, ग्रीन विट्रोल, ठीक है, नीला थोथा जिसको आप, सॉरी ग्रीन थोथा जिसको आप बोलते हो, ठीक है, हरा थोथा, ठीक है, तो वो होता है आपका SeFeSO4.7H2O, लिख लेना। ग्रीन थोथा हो गया, उससे ब्लू हो गया। ब्लू विट्रोल किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट .5H2O, ये भी पूछा गया है, कोई एक पूछ लेगा, ठीक है। व्हाइट विट्रोल किसको बोला जाता है, तो जिंक सल्फेट .7H2O, ठीक है। एक और होता है आपका रेड विट्रोल, ठीक है, रेड विट्रोल, तो ये होता है आपका कॉपर सल्फेट .7H2O। बस एक चीज याद रखना, सब में 7H2 है, 7H2 है, बस जो ब्लू विट्रोल है, ठीक है, जो आपका नीला थोथा जो होगा उसमें सिर्फ 5H2O मॉलिक्यूल होगा, बाकी ग्रीन में FeSO4 7H2O, ब्लू विट्रोल ये है आपका कॉपर, ठीक है, CuSO4 5H2O। अब आपका व्हाइट विट्रोल ये जिंक है, जिंक सल्फेट 7H2O, और आपका रेड विट्रोल कॉपर सल्फेट .7H2O होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ और याद कर लो, ठीक है, इसके साथ ही, ताकि केमिस्ट्री वाला मेन टॉपिक आपका यहीं कवर हो जाए। देखो याद रखना, पूछा जाता है कि जो फायर क्रैकर होते हैं, जो फायर क्रैकर मतलब समझ रहे हो ना, जो आपके फायर क्रैकर होते हैं जो डिफरेंट कलर के होते हैं, जैसे कि जब भी कोई बॉम्ब फोड़ते हैं तो अलग अलग कलर निकलता है। तो अगर आपको पूछे कि BG, याद रखना BG, अगर आपको पूछे कि ग्रीन कलर क्यों निकलता है, तो याद रखना बेरियम के कारण, BG, ठीक है। तो ग्रीन कलर क्यों होता है, आपका बेरियम के कारण। अगर आपको मैं पूछूं कि रेड कलर क्यों होता है जो फटाकों में, तो क्यों होता है आपका स्ट्रोंसियम के कारण, ठीक है। और अगर मैं आपको पूछूं कि ब्लू कलर क्यों होता है, तो BC, तो ब्लू कलर B से ब्लू होता है, ठीक है। तो ब्लू कलर जो होता है किसके कारण, तो कॉपर के कारण, ठीक है, याद रखोगे। और ऑरेंज कलर अगर बोले तो CO, ऑरेंज, ऑरेंज कलर क्यों होता है, तो आपको याद रखना है ये होता है आपका, नहीं आपको याद रखना है जो ब्लू कलर जो होता है आपका, ठीक है, जो ब्लू कलर जो होता है आपका ये होता है आपका कॉपर के कारण, ठीक है। और जो आपका ऑरेंज, यहाँ थोड़ा कुछ मैं मिस्टेक कर दे रहा हूँ, जो मुझे कंफर्म है वो दो मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ BG, अगर मैं बोलूँ ग्रीन कलर क्यों होता है, तो वो होता है आपका बेरियम के कारण। रेड कलर आपका क्यों होता है, तो आपको याद रखना है, वो याद रखना है आपका स्ट्रोंसियम के कारण। और जो पूछा गया था येलो कलर क्यों होता है, तो वो होता है आपका सोडियम के कारण। ये 3 याद रख लेना, ग्रीन कलर बेरियम के कारण, रेड कलर स्ट्रोंसियम के कारण, और येलो कलर आपका सोडियम के कारण। ऐसे भी आप सोडियम वेपर लैंप आपने सुना होगा जिससे येलो कलर निकलता है, तो उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। समझ में आया, इतना याद रहेगा। चलिए, सिरका का pH कितना होता है, मैंने क्या बताया था, सिरका मतलब क्या, सिरका कितना भाग होता है, 3, ट्रिक से मैंने आपको करवाया था, ठीक है। अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बोनिक यौगिक कौन सा है, बहुत बार मैंने करवा दिया है कि पहला जो कार्बोनिक यौगिक, याद रखना पहला कार्बोनिक यौगिक जो लैब में बनाया गया था वो क्या था, आपका यूरिया। पहला क्वेश्चन याद रखना पूछा गया है, यूरिया में क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, CO इधर लगाना, CO इधर लगाना, NH2, देख लो इसमें क्या क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका फॉर्मूला याद रखना। दूसरा क्वेश्चन यूरिया से पूछा जाता है कि कितना %, ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है यूरिया में होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कितना % होता है नाइट्रोजन यूरिया में, तो आपको याद रखना है ये होता है आपका 46.6 या 47% दिया होगा, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। इतना याद रखोगे। प्लस यूरिया से याद रखोगे कि हमारे बॉडी में, ठीक है, जो यूरिया बनाता है वो कौन बनाता है, तो लीवर बनाता है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, तो यूरिया से एटलीस्ट इतना याद रखोगे। अब हम लोग बात करते हैं मीथेन। पहला क्वेश्चन याद रखना, मीथेन से जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि मार्स गैस किसको बोलते हैं, MARSH, मार्स गैस, वो बोलते हैं मीथेन को। दूसरा, जो आपका जो धान का खेत होता है उससे कौन सा गैस निकलता है, तो आपको याद रखना है मीथेन। तीसरा क्वेश्चन याद रखना है, जो आपका गोबर गैस होता है उसमें मेन गैस कौन सा होता है, याद रखना उसमें गैस बहुत सारे होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पर जो मेन गैस होता है, ठीक है, वो होता है आपका मीथेन, ठीक है। मैंने क्या क्या बोला याद रखना, मार्स गैस बोला जाता है, धान का खेत से ये गैस निकलता है, आपका गोबर गैस में होता है, और ये एक ग्रीन हाउस गैस है। देखो दरोगा वाले हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रीन हाउस गैस
लिस्ट जरूर देख लेना ग्रीन हाउस का, ऐसे बहुत बार हमने भी करवाया है, ठीक है। ये एक ग्रीन हाउस गैस है, इतना याद रखोगे। और अगर मैं पूछूं कि एलपीजी में कौन सा गैस होता है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आप लोग यूज करते हैं, तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन जो होता है उसमें मैन होता है, ठीक है। और वहीं अगर मैं पूछूं लाइटर में कौन सा गैस होता है, लाइटर जो आप यूज करते हो लाइटर, ठीक है, सिगरेट पीने के लिए, तो उसमें कौन सा होता है, तो ये होता है आपका ब्यूटेन होता है, ठीक है। याद रहेगा इतना, आप मीथेन से इतना याद रखना, हर दिन करेंगे, नया नया क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा ताकि क्वेश्चन से ही आपका पूरा साइंस कवर हो जाए ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो ये समझ में आया, तो ये हो गया मीथेन से, यूरिया से हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं ये आपका एमोनिया। याद रखना, पहला क्वेश्चन याद रखना, वहाँ 4 ऑप्शन दिए होंगे, पूछा जाएगा इसमें सबसे ज़्यादा घुलनशील पानी में कौन है, तो याद रखना एमोनिया गैस जो होता है, ठीक है, वो ईजिली वाटर में सोल्यूबल होता है, मतलब घुल जाता है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। पहला क्वेश्चन याद रखोगे। दूसरा क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, अभी रिसेंटली था सही किसी एग्जाम में, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो जो अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट मतलब एक्सक्रेशन सिस्टम पता है, जो बॉडी से निकालते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो किस फॉर्म में करते हैं, तो याद रखना जितने भी एक्वेटिक एनिमल है जो पानी में रहते हैं वो अपना जो गंदा है अपना बॉडी से बाहर किस फॉर्म में निकालते हैं, तो एमोनिया गैस। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, एमोनियोटोलिक एनिमल बोला जाता है। जितने भी आपके जो पानी में रहने वाले जो जीव है उसको एमोनिया टॉलिक एनिमल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एमोनिया के फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। और एमोनिया क्या होता है, इजिली घुलनशील होता है आपका पानी में। और अगर मैं बोलूँ कि बर्ड जो होते हैं, बर्ड आपको पता है, बर्ड और हम, मतलब हम और बर्ड जो क्या है, एक वन ब्लडेड एनिमल है, याद रखना, ठीक है। तो जो हमारा जो बर्ड है, ठीक है, बर्ड याद रखना, बर्ड एंड इंसेक्ट, ठीक है, बर्ड एंड इंसेक्ट। इंसेक्ट आता है किस में, एंथ्रोपोडा में। बर्ड क्या होता है, ये मैमल में आता है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहां से बात करें, ठीक है, तो जो आपका अब जो इंसेक्ट और अगर आपका बर्ड का पूछे, ठीक है, इंसेक्ट और बर्ड का अगर आपको पूछे, ठीक है, कि ये किस फॉर्म में आपका एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, तो क्या बोलोगे, किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, तो आपको याद रखना है आपका किस फॉर्म में एक्सक्रीट है। मैंने यहाँ क्या बोला अभी आई थिंक मैंने इसको बोल दिया बर्ड्स, नहीं, बर्ड्स याद रखना मैमल में नहीं आता है। मैमल में कौन आते हैं, जो बच्चा देते हैं। बर्ड्स जो है आपका कॉर्डेटा फाइलम में आता है, इनका खुद का ही एक ग्रुप है, ठीक है। चलिए, तो इंसेक्ट आप याद रखना, इंसेक्ट और बर्ड जो होता है, इसलिए जब कुछ बोलता हूँ ना अगर निकल गया तो दिमाग उस पर, चलो, तो बर्ड्स और इंसेक्ट को आपको याद रखना, ठीक है। इंसेक्ट तो याद रखना, इंसेक्ट क्या होता है आपका एंथ्रोपोडा में आता है, ठीक है। और बर्ड्स और इंसेक्ट जो होता है आपको याद रखना यूरिक एसिड के फॉर्म में अपना गंदगी बाहर निकालते हैं, ठीक है। और जो आपके बाकी आपने समझ लिया एमोनिया के फॉर्म में। अगर ह्यूमन का बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो बाहर निकाला जाता है वो यूरिया के फॉर्म में निकाला जाता है, ह्यूमन जो निकालते हैं एक्सक्रीट अपने बॉडी से। तो अगर आपको पूछे एक्वेटिक एनिमल तो आपको याद रखना है एमोनिया, बर्ड्स और इंसेक्ट पूछे तो यूरिक एसिड, और हम लोग का बात करें तो यूरिया, ठीक है। याद रहेगा, इतना याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं, यहाँ कुछ बचा नहीं, एमोनिया, यूरिया, मीथेन, नाइट्रिक अम्ल, इसको हम लोग बोलते हैं HNO3। याद रखिएगा, एक्वारीजिया जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, एक्वारीजिया में क्या होता है, HCl होता है और आपका HNO3 होता है, जिसको हम लोग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ये 3 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है, ठीक है। याद रहेगा आपको। चलिए, स्टेफिनाइट, अब ये भी लिख लेना, ठीक है। स्टेफिनाइट किस धातु का आयसक है, जो भी बोलूंगा वो एग्जाम में आए हुए हैं, पढ़ने के लिए बहुत चीजें। देखो, स्टेफिनाइट जो है किस धातु का आयसक है, तो आपको याद रखना ये है आपका सिल्वर का। किसका है, आपका सिल्वर का। सिल्वर का आपको 2 चीज याद रखना है, बस 2 याद रखना, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है आपका स्टेफिनाइट और एक है आपका अर्जेंटाइट। एक तो आपने ये देख लिया स्टेफिनाइट, ठीक है, स्टेफिनाइट, और दूसरा आपको याद रखना है अर्जेंटाइट, ठीक है। याद रखना सिल्वर का आपका एटॉमिक नंबर कितना है, 47 है। ये बस सिल्वर का इतना याद रखो। कॉपर, एक गोल्ड का जरूर याद रखना, गोल्ड को हम लोग बोलते हैं Au, ठीक है। अब जो गोल्ड है याद रखना, गोल्ड का 2 आप एकदम गांठ बांध लो दिमाग में, ठीक है। एक होता है आपका क्या, सिल्वेनाइट, यही पूछा गया था, ठीक है, ये UP PCS में था सर, सिल्वर नाइट्स,
ठीक है, क्योंकि सब लोग सिल्वर लगा के आए। याद रखना सिल्वर नाइट्स जो है SILVENITES, सिल्वर नाइट्स जो है ये आपका गोल्ड का है। और इसके साथ एक और याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, कैल्वराइट। ठीक है, क्या है आपका कैल्वराइट। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर आपका सिल्वर का और ये हो गया आपका गोल्ड का। तो ठीक है, तो ये हो गया सोना चांदी। आंसर इसका क्या होगा, ये चांदी होगा। तांबा का दो बस आप याद रख लो जो बार बार पूछा जाता है, एक है आपका मेलाचाइट, एक है आपका एजुराइट। जो करवा रहा हूं वो बेस्ट है। ठीक है, एग्जाम दे के आओ फिर पता चलेगा। चलो, तो फिर आपका क्या मैंने बोला, कॉपर का, तांबा कहाँ गया, यहाँ तांबा। कॉपर का आपको याद रखना है दो, एक है आपका मेलाचाइट, मेलाचाइट, और दूसरा है मेलाचाइट, MALACHIT, मेलाचाइट, और दूसरा है आपका एजुराइट, एजुराइट। इसको मैं थोड़ा चलो, ये हो गया, याद रखोगे। और एक दो तीन का और याद रख लो जो रेगुलरली पूछे जाते हैं। ठीक है, रेडियम का याद, रेडियम का नहीं, रेडियम तो यूरेनियम के पार्ट में आता है। यूरेनियम का याद रखना है। ठीक है, यूरेनियम, यूरेनियम का क्या याद रखोगे, यूरेनियम का याद रखोगे दो चीज, पिच ब्लेंड, ठीक है, और कार्नाटाइट। पिच ब्लेंड, इसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है आपका कार्नाटाइट। तो ये दो आपको याद रखने हैं, पिच ब्लेंड और कार्नाटाइट। ठीक है, उसके बाद थोरियम का बस याद रख लो। थोरियम आपको पता है केरला में सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि केरला में आपको क्या मिलता है, मोनजाइट मिलता है। ठीक है, तो यूरेनियम पूछे तो पिच ब्लेंड एंड कार्नाटाइट, और थोरियम बोले तो मोनजाइट। इतना याद रख लेना, एक दो पॉइंट बस आप याद कर लो, ताकि ये चीज में फिर कुछ गलत। अगर आपको पूछे मोती, मोती जो पीरल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किससे बना होता है, तो ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट से। और जो हीरे और जवाहरात बोलते हैं ना, हीरे और जवाहरात जो इंपॉर्टेंट, जो आपके जो पत्थर होते हैं, चमकीले पत्थर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रूबी, रूबी इंपॉर्टेंट टाइप के, जो मनी टाइप का नहीं होता है, जो आप लोग क्या बोलते हैं उसे, अंगूठी में लगाते हो। ठीक है, वो किससे बना होता है, जिसको हम लोग रूबी बोलते हैं। ठीक है, देख लेना टाइप करके, याद रखना Al2O3। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक है। ठीक है, आपको पता होगा, जल्दी से मैं इसको करवा देता हूँ। ठीक है, एक दो, चलो कोई बात नहीं, इसको अच्छे से कर ही लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। देखो, हमने आपको बताया था विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, अब यहां अगर मैं इस चीज को करूं, याद रखना ये गामा रे से स्टार्ट होगा। मैंने बहुत बार बोला, ये चीज आपको याद होना चाहिए। इधर जाएगा, ठीक है, इधर। तो ये अगर ऐसे ऐसे जितना जाएगा, एनर्जी कम होता जाएगा और आपका वेव लेंथ जो है बढ़ता जाएगा। तो मैंने आपको एक कंडीशन बताया था, एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका वेव लेंथ। तो गामा रे का सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, उसके बाद एक्स रे का, उसके बाद अल्ट्रावायलेट का, उसके बाद इंफ्रारेड का, उसके बाद माइक्रोवेव का, उसके बाद रेडियो वेव का। रेडियो वेव का सबसे ज्यादा वेव लेंथ होगा, क्योंकि सबसे कम इसका एनर्जी होगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, बहुत क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होते हैं। सबसे पहले एनर्जी का बात बोलूं, सबसे ज्यादा किसका होगा, तो आपका गामा रे का होगा। दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका ज्यादा होगा, तो गामा रे का होगा। और ये ऐसे ऐसे क्या होगा, जैसे जैसे इस तरह के जाएंगे ये चीज घटता जाएगा। इस तरीके जाएंगे तो हमारा क्या होगा, भेदन क्षमता घटता जाएगा। इसी तरीके से जाएंगे तो हमारा एनर्जी घटता जाएगा। बट एक चीज जो है यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, वो है हमारा क्या, वो है हमारा वेव लेंथ जो है हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वेव लेंथ का जो तरंग दैर्घ्य का जो रिलेशन होता है, ये उल्टा होता है किसके साथ, आपका एनर्जी के साथ और आपका भेदन क्षमता के साथ। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि निम्नलिखित किसकी तरंग सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा किसका होगा, रेडियो का होगा। ठीक है, और इंफ्रारेड यहां बोला हुआ है। ठीक है, इंफ्रारेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो जोरों में दर्द होता है। ठीक है, उसके लिए कौन सा वेव यूज करते हैं, ठीक है, तो इंफ्रारेड यूज करते हैं। ठीक है, प्लस इंफ्रारेड का एक यूज और है, वो क्या है, आपका जो रिमोट जो होता है उसमें जो वेव यूज किया जाता है वो भी आपका इंफ्रारेड ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जो बच्चा का जांच किया जाता है, क्या वो एक्सरे से किया जाता है या किसी और चीज से किया जाता है। ठीक है, एक्सरे का चलो उसको हटाओ, एक्सरे जो होता है आपका रोएंटेजिन ने, ठीक है, एक्सरे का डिस्कवरी किसने किया था, रोएंटेजिन ने किया था। ठीक है, और रेडियो वेव याद रखिएगा सबसे ज्यादा इसका वेवलेंथ होता है। एक याद रखिएगा रडार। ठीक है, रडार में कौन सा वेव यूज होता है, तो माइक्रोवेव यूज होता है, याद रखना। माइक्रोवेव, वेव मतलब होता है तरंग, तो सूक्ष्म तरंगे यूज होता है, माइक्रोवेव इसमें यूज होता है।
ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी समझा हूँ याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन सा फेरोमैग्नेटिक है, मैंने आपको करवाया, फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक, श्योर क्वेश्चन इस बार भी बीपीएससी में पूछा गया था। तो जो आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, स्टील है, ये सब जो है आपका फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक मतलब क्या होता है, ऐसे मटेरियल जिसको हम लोग मैग्नेटिज्म में डाल दें, ठीक है, मान लो ये मैग्नेटिज्म का कोई फील्ड है या मैग्नेट है, ठीक है, इसमें अगर फेरोमैग्नेटिक को डाल देते हैं तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इन सब में भी मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा। आयरन से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी करवाया। आयरन क्या में होता है आपका, हेमोग्लोबिन है। आयरन से याद रखिएगा सिडेराइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, ये क्या है, इसके अयस्क है। कोबाल्ट याद रखिएगा, विटामिन B12 में मिलता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ड्रीम डोज। इससे और बेटर करेंगे हम लोग, ठीक है, और बेहतरीन करेंगे, कुछ भी ऐसा नया नहीं होगा जो आपको एग्जाम में दिखेगा। चैनल पे नए हो प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा, एक कमेंट तो आप लोग जरूर करो, ठीक है। आप कंपेयर कर लो कि आप कहीं भी पढ़ते हो साइंस, क्या आप इस लेवल पे जाके पढ़ रहे हो, क्या ऐसा कोई आपको प्रोवाइड कर रहा है। देखो मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ पता है, तो प्लीज़ अपना कमेंट आप जरूर करें, ठीक है। जय हिंद।